नमस्कार। आस्था एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बीए पार्ट फर्स्ट का प्रथम प्रश्न पत्र और उसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास। इस प्राचीन भारतीय इतिहास में हम अभी तक पहली यूनिट शुरू कर चुके हैं और इस पहली यूनिट में हमने 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला पॉइंट था पुरातात्विक जो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, उनके बारे में अध्ययन, और दूसरी बात हमने पढ़ी थी पाषाण काल। जहाँ तक स्रोत की बात है तो स्रोत वाला टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, चाहे से वो 20 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का हो। एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में आता है, तो इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात हमने दूसरा टॉपिक लिया और वह था पाषाण काल। पाषाण काल में भी मैंने आपको बताया कि जो नवपाषाण काल वाला टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो ज़्यादातर नवपाषाण काल से पूछा जाता है। हालांकि पाषाण काल वाला जो टॉपिक है थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि आजकल अभी तक हमने उसको पढ़ा नहीं है। अगर आप वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं तो पाषाण काल आपको पढ़ने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो हम आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी कुछ जानकारियां हैं और क्या क्या आपको इस हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पढ़ना है, वो सारी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। आगे हम बढ़े इससे पहले हम हमारे बेसिक्स पर आते हैं, जहाँ से हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, जहाँ से हमको पता लगा था कि हमको क्या पढ़ना है और किस प्रकार से हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का कोर्स हम चलाएंगे। तो हम पहले बेसिक्स की ओर चलते हैं और इसके बाद फिर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो कि हमारा टॉपिक है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में कैसे कर सकते हैं? पहला पार्ट है प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक का मतलब होता है प्राग यानी कि प्राचीन, पूर्व इतिहास। इसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री भी बोला जाता है। अब इस काल की विशेषताएं क्या होंगी? आखिर किस आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई काल प्रागैतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक है या ऐतिहासिक है? तो इनके कुछ विशेषताएं हैं, इनको आधार पर आप ध्यान लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा काल किस काल क्रम में रखा जाता है। तो सबसे पहले बात प्रागैतिहासिक की करते हैं। इसके अंतर्गत इसकी विशेषता है कि यहाँ पर कोई लिपि नहीं है, क्योंकि हमने जब हम सोर्स पढ़ रहे थे, प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स पढ़ रहे थे, तो हमने 2 प्रकार के सोर्स के बारे में पढ़ा था। एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जो उत्खनन से हमको प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, और जो लिखित साक्ष्य हमको मिलते हैं किसी पाठ्यक्रम में, किसी साहित्य में, वो सारे साहित्यिक स्रोत होते हैं। तो इस प्रागैतिहासिक काल में कोई लिपि हमको नहीं मिली है, तो उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी? तो सीधी सी बात है, साहित्यिक स्रोत से तो नहीं मिलेगी, हमको इसकी जानकारी मिलेगी केवल पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस काल की क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी। तो इस काल की क्या क्या विशेषताएं थी, उसके आधार होगा पुरातात्विक स्रोत। इसका उदाहरण हमने देखा था पाषाण काल। पाषाण काल इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि पाषाण काल के बारे में कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमें पाषाण काल की जानकारी मिलती है तो उसके प्राचीन उपकरणों के माध्यम से मिलती है, प्राचीन हथियारों के माध्यम से मिलती है, जो कि किससे बने हैं? पाषाण से ही बने हैं। इस समय आप ध्यान दीजिएगा, धातु का प्रयोग नहीं हुआ था, धातु के लोग नहीं जानते थे, तो इसको केवल पाषाण के आधार पर ही ज्ञात करते हैं। तो इस वजह से इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल भी इसको कहा जाता है। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट, इसको जो विभाजन है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो इसमें अंतर, और इसमें अंतर क्या आएगा? यहाँ पे कोई लिपि हमारे पास उपलब्ध नहीं थी,
पर यहाँ क्या हो गया, लिपि हमारे पास उपलब्ध है, पर शर्त क्या हो गई कि जो लिपि हमारे पास उपलब्ध है उसको हम अभी तक पढ़ने में सफल नहीं हो पाए, पढ़ हम नहीं पाए हैं कि उस लिपि में आखिर क्या लिखा है, आखिर वो क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। यदि लिपि पढ़ी गई है तो वो प्रमाणिक नहीं है, हमें पता नहीं है कि ये लिखा किसने है, कहाँ से इसका उद्गम स्रोत है, किस प्रकार से इसको पढ़ा गया लिखा गया, तो उस कालक्रम को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। इसके उदाहरण है सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति। इसके दो उदाहरण हमको मिलते हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति। जो पोर्शन है इस काल के अंतर्गत आएगा। सिंधु सभ्यता को इस काल में क्यों रखते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि हमको प्राप्त है, हमने इसके कई मोहरे प्राप्त किए हैं, कई मृत भांडों पर इसकी लेख मिल जाते हैं, पर दुर्भाग्यवश हम आज तक इसको नहीं पढ़ पाए। इसके बाद वैदिक संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति के वेद हमारे पास उपलब्ध है। हम कह सकते हैं कि सर वेद उपलब्ध हैं, फिर हम इसको क्यों ऐतिहासिक काल में नहीं रख सकते, पर जो वेद हैं इसकी प्रामाणिकता हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमको नहीं पता कि किस प्रकार से लिखे गए और किस भाषा किस लिपि में लिखे गए थे, तो इस प्रकार से ये काल आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा। तीसरा जो विभाजन होता है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या होता है, इसमें हमको लिपि हमारे पास मौजूद है, इसके साथ साथ हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी है और साथ में साहित्यिक स्रोत भी है, दोनों सोर्स हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो इस काल को हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात का जो समय है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। वर्तमान तक भी ऐतिहासिक काल है। इसी ऐतिहासिक काल से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और मगध जनपद की उत्पत्ति हुई, तो उसके पश्चात का जो भी काल होगा कालक्रम की दृष्टि से वो ऐतिहासिक काल में आएगा। तो इस प्रकार से 3 विभाजन है। हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे हमने पता लगा लिया है कि कौन कौन से पाषाण काल हैं। पाषाण काल को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसकी पूरी जानकारी हमने पिछली क्लास में ले ली है। आज हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की और इसके अंतर्गत जो टॉपिक लेंगे हम वो है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपके जो सिलेबस है इसमें जो फर्स्ट यूनिट की तीसरा जो पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता, इस हड़प्पा सभ्यता में आपको निम्न बिंदु दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में निम्न बिंदु दिए गए, पहला है सामान्य परिचय, दूसरा उद्गम, इसका कालक्रम, विस्तार, नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, धर्म और सिंधु सभ्यता का पतन। तो ये पूरी जो इसका जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हमको ये टॉपिक पूरा लेना है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सिंधु सभ्यता का लोगों को परिचय हुआ, किस प्रकार से इसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति किसने की, आखिर इसको बनाया किसने, आखिर यहाँ के लोग कहाँ से आए, किस प्रजाति के थे, वो सारी बातें हम उद्गम के वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा कालक्रम का। कालक्रम में हम देखेंगे कि इसका कालक्रम क्या था, इसका टाइम पीरियड क्या था, कितने साल पुरानी ये सभ्यता है, विद्वान इसके बारे में क्या क्या विचार रखते हैं कि सभ्यता कितनी पुरानी है या और दूसरे सोर्स इसको के बारे में क्या कहते हैं। इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है हमारा इस यूनिट का वो है नगर नियोजन। नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता है और सिंधु सभ्यता के बारे में जो प्रसिद्धि हुई है वो हमको कहाँ से मिलती है, केवल और केवल नगर नियोजन की वजह से इसकी एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि उस समकालीन सभ्यताओं में थी। इसके बाद अर्थव्यवस्था, सिंधु सभ्यता के लोग क्या आजीविका चलाने के लिए क्या करते थे, खेती करते थे या पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे तो कैसे करते थे, किन किन देशों से या संस्कृतियों से व्यापार करते थे, तो वो सारी चीज़ें हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद सिंधु काल का धर्म, सिंधु काल में
कौन से धर्म को मान्यता प्राप्त थी, किस प्रकार से वहाँ पूजा अर्चना की जाती थी, वो सभी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है सभ्यता का पतन। तो एक सार्वभौमिक नियम है, कोई भी सभ्यता अगर उत्थान की ओर अग्रसर होती है तो बाद में धीरे धीरे उसका पतन भी अवश्य होता है। तो सिंधु सभ्यता हम पूरा विस्तार पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये पूरी सभ्यता फली फूली और बाद में किस प्रकार से इसका पतन हो गया। तो ये सारी जानकारी हम अगली उसमें टॉपिक में लेंगे, जो भी आगे टॉपिक आएगा। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के सामान्य परिचय की या इसकी सामान्य उत्पत्ति की। तो सिंधु सभ्यता की खोज या उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसकी जानकारी हम इस टॉपिक में लेंगे। शुरुआत में यह माना जाता था कि भारत की जो इतिहास है वो केवल और केवल वैदिक काल से शुरू होता है। वैदिक काल से पहले भारत में कोई इतिहास नहीं था, ऐसा मानना था अंग्रेजों का। वो यही मानते थे कि भारत की सभ्यता ज़्यादा प्राचीन नहीं है, कुछ समय पहले ही भारत की सभ्यता का विकास हुआ है और वैदिक संस्कृति के रूप में हुआ है। पर 1921 में एक विद्वान थे दयाराम साहनी, एक बहुत बड़े पुरातत्वविद्या थे, और दयाराम साहनी ने इस सिंधु सभ्यता की खोज की 1921 में। और 1921 में ये खोज की तो पता लगा कि एक बहुत बड़ी सभ्यता हमारे प्राचीन धरोहर के रूप में दबी हुई है। तो उसका उत्खनन किया, जब जाके विश्व को पता लगा कि भारत का इतिहास वैदिक काल के से भी हजारों 1-1.5 हजार साल पुराना है। तो इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई? ऐसा नहीं है कि अचानक से 1921 में इसका उत्खनन हुआ और दयाराम साहनी को इसकी खोज के बारे में पता लगा। तो इसकी शुरुआत होती है 1826 से। 1826 से सिंधु सभ्यता के बारे में एक जानकारी मिलती है। हालांकि पता नहीं लगा कि यह सिंधु सभ्यता थी, पर इसको देखा था, इस स्थल को देखा गया था। और वो देखा था 1826 में एक अंग्रेजी अधिकारी चार्ल्स मेसन के द्वारा। ये क्या था? एक सैनिक था। इसने कई सारे युद्धों में अंग्रेजी की ओर से भाग लिया था। तो एक सैनिक था चार्ल्स मेसन, और इसने क्या देखा? इसने हड़प्पा नामक स्थल पर एक टीला देखा था। टीला, एक टीला देखा इसने। और ये हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के कौन से जिले में है? शाहीवाल जिले में। शाहीवाल जिला पाकिस्तान। तो शाहीवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थल पर इन्होंने एक टीला देखा, और इस टीले को देखकर इनको अचरज हुआ कि ये इस प्रकार से टीला बना हुआ है। और तब इनको पता नहीं था कि यहाँ पे एक सिंधु सभ्यता नाम की कोई सभ्यता दबी हुई है। तो इनको लगा कि एक टीला है, और इनके दिमाग में पोरस और अलेक्जेंडर का युद्ध इनके दिमाग में था, और इनको पता था कि एक बहुत बड़ा युद्ध प्राचीन काल में हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। तो संभवतः यह युद्ध इसी टीले के आसपास लड़ा गया होगा। किस किस के बीच में? अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच में। तो टीला देखा, और टीला देखकर इनको लगा कि एक युद्ध लड़ा गया था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, और वो इसी जगह लड़ा गया था। इसके बाद इनको ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं हुई। इसके बाद ये वापस अपने देश में गए। 1842 में इन्होंने इस क्षेत्र के बारे में अपने पुस्तक में लिखा। फिर इसके बाद क्या होता है? 1856 के समय 1856 में लाहौर और कराची, लाहौर से कराची दोनों पाकिस्तान में है, लाहौर और कराची। लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण हो रहा था? रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। इस निर्माण के लिए ईंटों की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी?
ईंटों की आवश्यकता थी। और इस रेलवे लाइन का निर्माण का जो कार्य था वो दो भाई थे, जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन। इसके उत्खनन जो इसका निर्माण हो रहा था रेलवे लाइन का, इसका निर्माण दो भाई कर रहे थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो इनको ईंटों की आवश्यकता हुई। तो ईंटें इनको कहाँ से मिली? तो आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ से ये ईंटें इन्होंने मंगवाई, जो वहाँ पे पड़ी हुई थी, पर इनको पता ही नहीं था कि एक सिंधु सभ्यता की ईंटें। तो जब इनको काफ़ी सारी ईंटें एक स्थल से इनको मिली तो इनको काफ़ी अचरज हुआ और इन्होंने लगा कि एक ही नाप की, एक जैसी साइज और एक जैसी डिजाइन वाली ईंटें यहाँ से असंख्य संख्या में प्राप्त हुई है। तो इसका सीधा सा मतलब है यहाँ कोई ना कोई एक प्राचीन नगर जरूर रहा होगा। हालांकि इनको पता नहीं है अभी भी कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता थी, पर बाद में इन्होंने अपनी बात किसको बताई? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को इन्होंने अपनी बात बताई और इन्होंने कहा कि आप जाकर उस स्थल को देखें कि यहाँ पर लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। आप स्थल को देखें क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई पुराने नगर का अवशेष यहाँ पे हो सकता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम एक अभियंता थे, एक इंजीनियर थे, अंग्रेजी इंजीनियर थे। और अभियंता होने के साथ साथ ये इनको पुरातत्व के क्षेत्र में काफ़ी रुचि थी, काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे पुरातत्व के क्षेत्र में। और एक बहुत बड़े मुद्रा शास्त्री भी थे, मुद्राओं का अध्ययन करते थे और इसमें इनकी विशेष रुचि हुआ करती थी। तो इन्होंने, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने कनिंघम को प्रेरित किया, आप यहाँ आएँ और यहाँ आकर देखें कि इस स्थल में क्या है और क्या नहीं है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में यहाँ आते हैं और इन्होंने इस स्थल की ध्यान दिया, इसको यहाँ पे निरीक्षण किया, वापस ये अपने यहाँ से चले गए। उसके बाद क्या होता है, 1872 में ये वापस इस स्थल पर आते हैं और एक वृषभ अंकित इनको मुद्रा यहाँ से प्राप्त होती है। वृषभ अंकित मुद्रा यानी कि एक सिक्का, उस समय का मुद्रा यहाँ से इनको प्राप्त होती है। और वृषभ अंकित मुद्रा इनको प्राप्त होने के बाद ये काफ़ी इसके ऊपर सक्रिय हो जाते हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ शोध यहाँ पे किया होता है, पर ज़्यादा उत्खनन कार्य यहाँ पे नहीं हो पाता है। अब कुछ समय तक ये जो उत्खनन था और जो इसकी चर्चा थी वो थोड़ी दब जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ उस समय के अधिकारी नहीं लेते हैं। पर 1902 में जब कर्जन ने यहाँ पर एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन करवाया और इसका महानिदेशक किसको बना दिया? जॉन मार्शल को। 1902 में कर्जन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया, पुनर्गठन किया और इसका महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया। जॉन मार्शल ने वापस से इस क्षेत्र में रुचि लेने का कार्य किया और उन्होंने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाने का एक सोचा कि यहाँ पर हम हड़प्पा क्षेत्र में उत्खनन कार्य करवाएंगे। तो इन्होंने दो व्यक्तियों को नियुक्त किया, एक तो दयाराम साहनी और दूसरे थे राखल दास बनर्जी। दो व्यक्ति नियुक्त किए। किसने नियुक्त किए? जॉन मार्शल ने। किसके लिए किए? हड़प्पा क्षेत्र के उत्खनन कार्य के लिए, और इनको भेजा मोहनजोदड़ो क्षेत्र के उत्खनन के लिए। तो दयाराम साहनी सबसे पहले हड़प्पा पहुंचे उत्खनन करने और ये पहुंचे मोहनजोदड़ो। तो दयाराम साहनी ने
जब हड़प्पा में उत्खनन कार्य शुरू किया 1917 के आसपास उत्खनन शुरू उन्होंने किया था, तो उनको शुरुआत में सफलता नहीं मिली। ये काफ़ी खोदते रहे पर सफलता नहीं मिली, पर ये निराश नहीं हुए और आखिर में इन्होंने 1921 में एक बहुत बड़ी सभ्यता खोज निकाली और एक भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया, और वो कार्य था हड़प्पा सभ्यता स्थल का, हड़प्पा सभ्यता स्थल पे जो प्राचीन सभ्यता थी इसकी खोज करना। तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की स्थल की खोज की और यहाँ पर कई सारी चीज़ों को इन्होंने देखा, कई सारी पुरातत्वीय चीज़ों को उन्होंने अवलोकन किया। तो इसके बाद इन्होंने अपनी बात किसको बताई? जॉन मार्शल को बताई, और जॉन मार्शल ने 1924 में लंदन में जाकर एक लंदन न्यूज़ नामक पत्रिका में दुनिया को बताया कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता की खोज की जा चुकी है। हालांकि इससे पहले 1922 में राखलदास बनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो की खोज कर ली थी। तो ये दोनों स्थल सिंधु सभ्यता के बहुत बड़े स्थल माने जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो जब इन दोनों ने खोज निकाला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभ्यता है, इसके अवशेष हैं, तो 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन में जाकर एक लंदन न्यूज़ नामक एक पत्रिका में इसके बारे में बताया दुनिया को कि भारत में समकालीन जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी उसकी खोज की जा चुकी है, और वो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। तो जॉन मार्शल ने इसको नाम दे दिया, किसके नाम के आधार पर? हड़प्पा के आधार पर, क्योंकि पहला स्थल जो खोदा गया था वो था हड़प्पा। तो जॉन मार्शल ने कहा कि एक हड़प्पा सभ्यता इसको नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ उद्भव और इसके सामान्य परिचय की बात की। अब हम बात करेंगे इसके नामकरण की, किस प्रकार से इसका नामकरण रखा गया और इसको सिंधु सभ्यता के अलावा और क्या क्या कहा जाता है। दूसरा टॉपिक हम लेते हैं नामकरण का। जैसा कि हमने अभी पता लगा, जॉन मार्शल ने इसको सबसे पहले दुनिया के सामने बताया 1924 में। तो अब सभ्यता खोजी तो दुनिया को नाम भी बताना था, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्यों कहा गया सभ्यता को? क्योंकि सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, तो इसी हड़प्पा के नाम पर इनको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे इसका उत्खनन और दूसरे क्षेत्रों में होने लगा। शुरुआत में तो सिंध जो क्षेत्र में हुआ, पंजाब के क्षेत्र में, धीरे धीरे और भी जगह इसका उत्खनन होने लगा, और वो विशेषतः कहाँ पे होने लगा? सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के आसपास, सिंधु नदी के जो क्षेत्र थे इनके आसपास इसका उत्खनन होने लगा। तो इसको बाद में सिंधु सभ्यता भी बोला जाने लगा, सिंधु सभ्यता भी इसको बोला जाने लगा, और ये नाम दिया था मार्टिमर व्हीलर ने। इसके बाद धीरे धीरे और ज़्यादा उत्खनन हुआ, कई सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे उत्खनन होने लगा। तो ये उत्खनन सबसे ज़्यादा किस जगह होने लगा? घग्गर हकरा क्षेत्र में। और घग्गर हकरा क्षेत्र सामान्यतः माना जाता है कि ये प्राचीन जो सरस्वती नदी है, इसी प्राचीन सरस्वती नदी के आसपास ये सारा घग्गर और हकरा जो मैदान था वो इसी जगह बहा करती थी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। तो इसको सिंधु सरस्वती, इसको क्या नाम दिया गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दे दिया गया। हड़प्पा सभ्यता किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया।
सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? मार्टिमर व्हीलर ने दिया। सिंधु सरस्वती सभ्यता बाद के विद्वानों ने दिया। किस आधार पर दिया? क्योंकि यह क्षेत्र सरस्वती नदी के आसपास इसका काफ़ी सारा उत्खनन हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्खनन हुआ, मान लीजिए अभी लगभग 1400 स्थल इसके प्राप्त हो चुके थे, जिसमें 1100 स्थल कहाँ पे थे? सरस्वती नदी क्षेत्र में, जहाँ पर प्राचीन सरस्वती नदी बहा करती थी, उस क्षेत्र में 1100 स्थल इस सभ्यता के थे। तो विद्वानों ने कहा कि इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम देना ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसके अतिरिक्त इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आपको ध्यान होगा, मानव के द्वारा सबसे पहली खोजी गई जो धातु थी वो थी तांबा। तांबा सबसे पहले मानव ने खोजा था। इसके पश्चात टिन का आविष्कार हुआ और इन दोनों को मिलाने से, तांबा प्लस टिन को मिलाने से एक धातु बनती थी, वो कांस्य थी। ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रही और इससे काफ़ी ज़्यादा बर्तन निर्माण करने में काफ़ी सहायता हुई। तो सबसे पहले जो कांसा बनाने की जो प्रक्रिया हुई वो इसी काल में हुई, हड़प्पा सभ्यता के काल में हुई। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। इसके अलावा इसको प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। सभ्यता का प्रथम नगरीकरण भी इसको कहा जाता है, क्योंकि नगरों के निर्माण की शुरुआत सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से ही मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले बड़े बड़े भवनों का निर्माण हुआ, पक्की ईंटों का निर्माण हुआ। तो इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया? प्रथम नगरीकरण की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ नामकरण में देखा, सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इस प्रकार के नाम इस संस्कृति को दिए गए, सभ्यता को दिए गए। इसके पश्चात हम इसके कालक्रम को पढ़ेंगे। कालक्रम को पढ़ेंगे और कालक्रम में हम देखेंगे कि इसका कालक्रम विद्वानों ने किस प्रकार से इसको निर्धारित किया है। कालक्रम के अनुसार इसको कितना पुराना माना जाता है। तो सबसे पहले हमने बात करते हैं जॉन मार्शल की, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसको दुनिया के सामने बताया था। जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसको बताया, तो उन्होंने इसका कालक्रम रखा 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल ने क्या नाम दे दिया, क्या कालक्रम बताया? 3250 ईसा वर्ष पूर्व से 2750 ईसा वर्ष पूर्व। इसके बाद व्हीलर ने बताया इसका कालक्रम 2500 ईसा वर्ष पूर्व से 1500 ईसा वर्ष पूर्व। इन्होंने बताया 1500 ईसा वर्ष पूर्व का काल बताया। किसने बताया? व्हीलर ने। इसके अलावा कार्बन 14 पद्धति के अनुसार हम प्राचीन जो जीवाश्म हैं इनकी आयु ज्ञात कर सकते हैं, प्राचीन चीज़ों की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिक विधि है जिसकी खोज लिबी के द्वारा की गई थी और इस खोज के द्वारा हम बता सकते हैं कि इसका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो अलग अलग विद्वान इस सभ्यता के बारे में अलग अलग अपनी राय रखते हैं। इनका कालक्रम सबका अलग अलग यहाँ पे डिसाइड होता है। तो मार्शल ने इसको 3250 से 2750 ईसा वर्ष पूर्व बताया। व्हीलर ने 2500 वर्ष से 1500 ईसा वर्ष पूर्व बताया। और जबकि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम होता है 2350 ईसा वर्ष पूर्व से 1750 ईसा वर्ष पूर्व। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा टॉपिक पूरा हुआ, जिसमें हमने सिंधु सभ्यता के कालक्रम के बारे में जाना है।
तो इस प्रकार से आज हमने सिंधु सभ्यता के सामान्य परिचय के बारे में जाना, उद्गम जाना और कालक्रम जाना। तो ये सारी जो जानकारी है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला जो टॉपिक है वो इन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। तो अगली क्लास में हम इसके विस्तार और नगर नियोजन के बारे में जानकारी लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।